जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो फंड दिखाई दे रहे हैं ये अपनी कैटेगरी के यानी कि मिड कैप कैटेगरी के सबसे बड़े फंड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं 5 फंड में सबसे ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है। और इसका एक और मतलब हुआ, क्योंकि इस फंड में सबसे ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास इन्हीं फंड के ऊपर में है। लेकिन इन फंड में से अगर हम एक या फिर 2 फंड चुनना चाहते हैं 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए, तो कौन से वो फंड होंगे जिनमें हमें 2025 में इन्वेस्ट करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी फंड को अच्छा या फिर बुरा बताना नहीं है, बस इतना मात्र जानना है कि कौन सा वो फंड है जिसका फिलहाल में हमें परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए, जब भी हम किसी भी कैटेगरी का फंड का चुनाव करते हैं तो हम अलग अलग मेथड या फिर तरीके इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पास्ट रिटर्न यानी कि परफॉर्मेंस के बेस पर फंड का सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारे लोग टेक्निकल पैरामीटर्स के मदद से फंड सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी एएमसी के फंड को सिलेक्शन करते हैं, यानी कि जो भी अच्छी एएमसी है, बड़ी एएमसी है, उनका हम फंड सेलेक्ट करें, तो कुछ इस तरह से भी किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर में हम मिड कैप कैटेगरी के जो सबसे बड़े 5 फंड हैं उनमें से देखने वाले हैं कि एक या फिर 2 कौन से वो फंड है जो हमारे लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स लगाए हैं। इन टेक्निकल पैरामीटर्स पर जो फंड अच्छा करते हुए दिखेंगे उनको हम मार्क्स देंगे, पॉइंट देंगे, और वीडियो के आखिर में हम ये देखेंगे कि कौन से वो फंड है जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स या फिर पॉइंट अर्जित किए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सारे ही फंड अच्छे रेपुटेटेड एएमसी से आते हैं, इसके लिए सभी फंड को हम एक एक मार्क्स या फिर एक एक पॉइंट दे देते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर, यानी कि 3 मंथ के दौरान किस फंड का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। देखिए, जब हम ये चेक करेंगे तो सभी फंड का हमें माइनस में ही रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि कौन सा वो फंड है जिसने सबसे कम माइनस में रिटर्न दिया है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने 3 मंथ के दौरान सबसे कम गिरावट दिखाई है, ऑलमोस्ट 15% के आसपास में, और सबसे ज्यादा गिरावट हमें लगभग 22% के आसपास में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में देखने को मिली है। तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को 1 मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि 3 मंथ का जो परफॉर्मेंस है इनका अच्छा रहा है। इसी तरह से अगर हम 6 मंथ का परफॉर्मेंस चेक करें तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है। गिरावट में ही रिटर्न है, लेकिन लगभग यहाँ पे 13.5% के आसपास का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पे ज्यादा गिरावट वाली देखें, यानी कि इन 5 में से देखें तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड का सबसे ज्यादा हमें 16% के आसपास का दिख रहा है। तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को 1 मार्क्स और मिल जाता है। अब हम 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक कर लेते हैं कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न किस फंड का अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 15.25% के आसपास का है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को हम 1 मार्क्स दे देते हैं। वहीं पे अगर हम 3 ईयर का सीएजीआर चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ईयर का सीएजीआर भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगेन 1 मार्क्स आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को हम दे देते हैं। अगर हम 5 ईयर का सीएजीआर चेक करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ही हमें 5 ईयर का सीएजीआर अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगेन फिर से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को हम 1 मार्क्स दे देते हैं। अब अगर हम 10 ईयर का सीएजीआर चेक करें तो 10 ईयर का सीएजीआर भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ही हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगेन फिर से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को हम 1 मार्क्स दे देते हैं। अब हम यहाँ पे अल्फा चेक करते हैं। अल्फा से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि कौन से वो फंड है जो अपनी कैटेगरी में अपने इंडेक्स बेंचमार्क के अगेंस्ट में कितना अच्छा रिटर्न, यानी कि कितना ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा अपनी कैटेगरी में, जो हम 5 फंड यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा है, जो कि हमें 6 के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट अल्फा मोतीलाल ओसवाल का बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए भी 1 मार्क्स और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को मिल जाता है। अब हम पी रेशियो चेक कर लेते हैं। पी रेशियो से हमें ये पता चलता है, पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी से हमें ये पता चलता है कि जिस भी कैटेगरी के हम फंड को देख रहे हैं, उस कैटेगरी के जो फंड हैं उन्होंने जो अपनी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखे हुए हैं वो महंगे हैं या फिर सस्ते हैं। अगर पी रेशियो किसी भी फंड का ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पोर्टफोलियो में वो जो स्टॉक्स हैं ये थोड़े से महंगे या फिर ओवर प्राइस पर खरीदे गए हैं, या फिर थोड़े से महंगे प्राइस पर, सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। और जिनका भी पी रेशियो कम है उससे हमें ये पता चलता है कि ठीक ठाक फेयर प्राइस पर स्टॉक्स खरीदे गए हैं। तो यहाँ पे मैं पी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का है, जो कि ठीक नहीं है। पी रेशियो यहाँ पे कम होना चाहिए। तो मैं दोबारा क्लिक करूंगा
तो हमारे सामने वो फंड आएंगे जिनका पी रेशियो कम है। तो आप देख सकते हैं कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का जो ये हम 5 फंड कंपेयर कर रहे हैं, इसमें सबसे कम पी इसी का है। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को अगेन 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है। अब हम शार्पी रेशियो यहाँ पे देखें, यानी कि शार्पी रेशियो से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि किस फंड में डाउन साइड और अपसाइड की कितनी ज्यादा पोटेंशियल है, कितना ज्यादा गिरावट हो सकती है, कितना ज्यादा ऊपर हो सकता है। तो शार्पी रेशियो में भी ये जो नंबर है जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। तो मैं यहाँ शार्पी रेशियो पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि शार्पी रेशियो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ही सबसे बेहतर है इस कैटेगरी में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगभग शार्पी रेशियो सभी फंड का एक ही तरह का है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अपनी कैटेगरी में यानी कि जो 5 फंड है इनमें सबसे अच्छा मोतीलाल ओसवाल का है, तो यहाँ पे 1 नंबर फिर से 1 मार्क्स फिर से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को मिल जाता है। अब हम वोलेटिलिटी चेक कर लेते हैं, यानी कि जो फंड है इनमें कितना ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। देखिए अगर अब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होती है तो उतार चढ़ाव से ही लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो उतार चढ़ाव जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं वोलेटिलिटी पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में हमें देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये थोड़ा सा ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो सबसे कम वोलेटिलिटी वाला फंड हमारे सामने आ जाएगा। तो एक्सिस मिड कैप फंड हमारे सामने आ गया जिसमें कम वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलता है। तो एक्सिस मिड कैप फंड को हम यहाँ पर 1 मार्क्स दे देते हैं। अब हम एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेंस रेशियो देखते हैं ना भैया कि चलो ठीक है फंड तो अच्छा कर रहा है, रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये खर्चा कितना ले रहा है, इसके बदले में हमें एक्सपेंस रेशियो कितना देना पड़ता है। तो एक्सपेंस रेशियो भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा फंड सबसे कम लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड इन 5 में से सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेता है। वहीं पे जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये जो 5 फंड है इनमें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो लेने वाला फंड है, जिसका हमें 0.45% यानी कि आधे % से भी कम ही दिखाई देने को मिल रहा है। तो ये जो 5 फंड है दोस्तों, इनको जब हमने कंपेयर किया तो हमारे सामने जो पॉइंट आए, जो कि आपको भी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे, HDFC को मिले हैं 4 मार्क्स, यानी कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने भी अच्छा यहाँ पे नंबर गेन किया है। एक्सिस को देख सकते हैं 2 मार्क्स मिले हैं, निप्पॉन को देख सकते हैं सिर्फ 1 मार्क्स मिले हैं अच्छी AMC के लिए, कोटक को देख सकते हैं 2 मार्क्स मिले हैं, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को 7 मार्क्स मिले हैं। तो अगर हम पॉइंट वाइज देखें या फिर नंबर वाइज देखें कि सबसे ज्यादा कौन गेन किया, तो यहाँ पे साफ साफ हम देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अच्छा जो मार्क्स है वो गेन करते हुए दिख रहा है। यानी कि ज्यादातर पैरामीटर्स पर अगर हम इन 5 फंड में से कंपेयर करें तो मोतीलाल ओसवाल बेहतर करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरे नंबर पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी अच्छा करते हुए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा दोस्तों कि जो 5 फंड मैंने आप सभी को दिखाए हैं, कोटक, एक्सिस, मोतीलाल, HDFC, निप्पॉन, ये पांचों ही फंड बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड AMC से आते हैं। ये पांचों ही फंड बहुत अच्छे फंड है। अगर इन पांचों ही फंड में से किसी भी फंड में आपने इन्वेस्ट करके रखा होगा तो आपका डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया है। अगर हम इन 5 फंड में से कंपेयर करके चूज करना चाहें कि भाई कौन सा वो फंड है जो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड फिलहाल जो नंबर के पैरामीटर्स पर हम देख रहे हैं उसमें तो हमें मोतीलाल ओसवाल ही ठीक देखने को मिल रहा है, और दूसरे नंबर पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड हमें ठीक करते हुए दिख रहा है। लेकिन एक सवाल अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को लेकर के कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फिलहाल हमें परफॉर्मेंस ठीक देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरह से बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का मैंने सवाल भी देखा, और बहुत सारी वीडियोस भी इस तरह की मैंने देखी। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बोलिए, इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो आपको कल या फिर परसों के दिन देखने को मिल जाएंगे। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फिलहाल परफॉर्मेंस कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है और कितना कम हुआ है, और इसके पीछे असली वजह क्या है, इन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कल या फिर परसों ही वीडियो आ जाएगी, क्योंकि आज जो हमने चेक किया इसमें तो हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही अच्छा करते हुए दिख रहा है। तो अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आप कर लीजिए, और वीडियो संभवतः कल ही आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का क्या वाकई में परफॉर्मेंस खराब है, और खराब है तो कितना खराब है, और खराब अगर है तो इसके पीछे कारण क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में यही वो चीजें थी दोस्तों, जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया कि अगर आप बड़ी AMC के किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो खास करके मिड कैप कैटेगरी का हो 2025 में, तो कौन से वो फंड होंगे जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। लेकिन इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं आप सभी से जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने रिसर्च किया उसी तरह से आपको भी रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किसी भी कहने पर आपको आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है,
एक बार आपको अपनी रिसर्च करना है, आपको भी अपने रिसर्च में ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे किसी भी के भी कहने पर आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। और इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।